भाई हिटलर एक बहुत खूंखार चीज़ के लिए फेमस थे कि भाई किसको मारा, ज्यूस को मारा, यहूदियों को मारा और बुरी हालत कर दी। लेकिन क्या तुम्हें असली में पता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता, कि हिटलर ने मारना ज्यूस से शुरू नहीं किया था। हिटलर ने अपने वॉर क्राइम्स, हिटलर ने अपना असली कांड, असली चेहरा शुरुआत में ही दिखा दिया था अपने इनर सर्कल को। कैसे? एक मेंटल असाइलम या हॉस्पिटल फॉर डिसेबल्ड था। छोटी सी कहानी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उसमें हिटलर जाते हैं अपने इनर सर्कल के साथ, एक राउंड ले रहे होते हैं, और वहाँ पे सारे मेंटली डिसेबल्ड बच्चे, माइंड यू ये सारे जर्मन हैं, सब जर्मन के बच्चे हैं, अपने इनके बच्चे हैं। एंड वो कर रहे होते हैं, मुआयना कर रहे होते हैं, जा जाके एक एक सेल पे रुकते हैं। उसमें से एक दो सेल पे रुकते हैं तो बच्चे उनके पास आते हैं, देखते हैं कि अथॉरिटेटिव फिगर आया है, क्या पता हमें कंपैशन दे, क्योंकि पता होता है उस टाइम पे हॉस्पिटल्स में इतनी, और वर्ल्ड वॉर टू से पहले का था, वर्ल्ड वॉर वन चल ही रहा है, उसके बाद ख़त्म हुआ, और ह्यूमैनिटी लोगों के अंदर से ख़त्म हो गई। उसमें लगता है कि क्या पता ये इंसान हमें कुछ सहानुभूति दे, कंपैशन दे। तो हिटलर एक सेल के पास, या जो भी कमरा था उसके पास जाते हैं, और बच्चा थूक निकल रहा होता है उसका, जो भी होता है, वो पास आता है हिटलर के, और हिटलर पीछे हट जाता है। कोई स्माइल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई ब्लिंकिंग नहीं। अपने इनर सर्कल की तरफ मुड़ता है हिटलर और कहता है इनसे शुरुआत करेंगे। लोगों ने पूछा इनसे शुरुआत करेंगे मतलब? तो हिटलर कहते हैं दीज लाइव्स आर अनवर्दी, वील बिगिन द क्लेंसिंग हेयर। यहाँ से सफाई शुरू करेंगे। वहाँ से सबसे पहले मर्डरिंग शुरू हुई, मास मर्डरिंग शुरू हुई, ट्रायल शुरू हुए। जो गैस चेंबर में गैस जो डाली जा रही थी ज्यूस को मारने के लिए, सबसे पहले हिटलर ने अपने देश के बच्चों पे वो करना शुरू किया। इस पूरे प्रोपोगंडा का नाम था एक्टियन T4, एक्शन T4 कह सकते हैं उसको। एंड दिस वॉज हिटलर्स फर्स्ट जेनोसाइड। लोग मजाक मजाक में लिख देते हैं, मैंने देखा है बहुत मीम्स वगैरह में ना लिख देते हैं कि वाह हिटलर एक ऐसा आदमी था जिसको वापस जन्म लेना चाहिए, एक ऐसा आदमी था जिसको वो हर एक इंसान को मारता, वो किसी को नहीं छोड़ता भाई, वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ नेचर था। ठीक है, फेक अकाउंट, एक एक घोस्ट आइडेंटिटी से कीबोर्ड वॉरियर्स लिख देते हैं कूल बनने के लिए, मस्त जोक मारा, कितने लाइक्स आ रहे हैं, मतलब उतना अच्छा मेरा जोक, लेकिन यू डू नॉट नो दी इंटेंसिटी। शुरुआत हिटलर ने किसी ज्यू से, किसी सोल्जर से नहीं, अपने अपने कौम, अपने लोगों से शुरुआत करी, जर्मन्स, कि दीज पीपल आर नॉट फिट, इन्हें मार दिया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हिटलर की फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे, और कहाँ से उन्होंने दूसरे लोगों की फ़िलॉसफीज उठाई, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया, और किस तरीके से अपनी पक्ष रखने की कोशिश करी और लोगों को मारा। अभी क्या है, मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा विद लेसर एनर्जी, बीच बीच में ये पीता रहूँगा तो सुड़ सुड़ की आवाज़ आए। अगर हम पी रहे हैं तो ये चाय है, ग्रीन टी या जो भी आप समझ लें, ग्रीन टी तो है नहीं वैसे ये, क्योंकि मेरा लैरिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है रिकॉर्डिंग करते करते फॉर द पास्ट 4 to 5 years, और उस वजह से मसल्स में यहाँ पे थ्रोट में प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने तो रिकॉर्डिंग से मना किया, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे टाइम स्पैन में हम लोग जितना बना सकें, तो बीच बीच में हम ये सिप करते रहेंगे, जिससे हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू रखें और हमारा गला भी तर रहे, दुरुस्त रहे। आगे यहाँ पे रहेंगे हमारे नोट्स, यहाँ से मैं लेके चलूँगा जिससे हम कुछ मिस आउट ना कर जाएं। तो सबसे पहले ना, किसी भी माइंड को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री समझनी ज़रूरी है कि भाई साहब वो बंदा बना कैसे। अगर वो इतना बड़ा बकलौल आदमी निकला हिटलर, तो वो बकलौली के पीछे का रहस्य क्या था, रीजंस होंगे। ऐसे तो नहीं अचानक से कोई उठा बोले भैया हे, गलत साइन जाने वाला था, ये कैंसिल हो जाते अभी हम, ठीक है, कि भैया हाथ उड़ गए और हम हिटलर बन गए। नहीं नहीं नहीं, चीज़ों की ना एक ओरिजिन स्टोरी होती है। हिटलर की भी एक ओरिजिन स्टोरी थी। अब हिटलर का एक और फैक्ट है जिसको नहीं पता, ही वॉज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम जर्मनी, उनकी ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप थी टेक्निकली, जर्मनी में वो बाद में आए। कैसे है उसकी कहानी, ये है, ये आर्मी से दूर भाग रहे थे कि भाई ऑस्ट्रियन आर्मी में मेरे को नहीं फ़ौज में जाना है और मेरे को दूर रहना है, फ़ौज से भागने की कोशिश कर रहे थे।
और मिलिट्री सर्विस तो हर कंट्री में उस वक्त कंपलसरी थी, तो ही रैन अवे। बट जब उनका टेस्ट हुआ, एक फिटनेस का जो टेस्ट होता है या मिलिट्री टेस्ट होता है, उसमें ही वॉज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर कॉम्बैट, बट वो ज़्यादा टाइम उससे दूर नहीं रह पाए। फिर ये आगे गए, हिटलर इन्होंने खुद से वॉलंटियर किया जर्मन आर्मी में, क्योंकि इनको पता लग गया भाई मैं तो अनफिट फॉर कॉम्बैट हूँ, तो मेरे को शायद ना ले, या लेंगे तो ऐसा कोई जॉब दें जिसमें मैं बैक एंड पे रहूँ। अगस्त 1914 जब वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेकआउट हुई थी, तो हिटलर ने बेवेरियन आर्मी मतलब जर्मन आर्मी के लिए वॉलंटियर किया। भले ही वो जर्मन सिटीजन नहीं थे, बट उस वक्त आउट ऑफ डेस्परेशन जर्मनी की भाई जितने फौजी आ जाए उतना अच्छा, इनको दाखिला ले लिया। अब इनका ऑन द फील्ड काम नहीं था, ही वॉज अ फ्रंट लाइन मैसेंजर। ट्रेंचेस में जाके, वो फिल्में देखी होगी ना, डंक्रिक वगैरह देखी होगी, और नो मैंस लैंड, ये सब फिल्म वगैरह है, और सेविंग प्राइवेट रायन, ये सब यही है शायद फिल्म का नाम। उसमें ट्रेंचेस बने रहते हैं, एक नो मैन लैंड है, इस तरफ ट्रेंच एक कंट्री का है, इस तरफ एक कंट्री का ट्रेंच है, और वहाँ पे वॉर जोन चलता है, तो उसमें ट्रेंचेस में जा जाके ये कोरियर करते थे। पियोन काइंड ऑफ इनकी पर्सनैलिटी। तो डायरेक्ट कॉम्बैट से दूर रहते थे। अब क्या है कि लोगों को लगेगा भाई कुछ तो बात होगी, एक्स फैक्टर होगा, हिटलर है, कहीं ना कहीं तो राइज किया होगा आर्मी में धीरे धीरे, तभी इतना ऊपर पहुंचा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिटलर कभी भी रैंक्स क्लाइम नहीं का, ही नेवर रोज अबव कॉर्पोरल की जो पोजीशन होती है उससे कभी ऊपर नहीं बढ़े, और उसी में रहे। और जूनियर ऑफिसर बन जाते थे बहुत लोग। ही वॉज नॉट एबल टू मेक कट फॉर जूनियर ऑफिसर ऑल्सो। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते थे, कोई लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ देखी नहीं इनके सुपीरियर्स ने। उस वक्त तक हिटलर के अंदर कोई लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ थी नहीं। लेकिन एक ऑड कैरेक्टरिस्टिक था हिटलर का, भीड़ से अलग ज़रा थोड़ा सा दिखते थे हमेशा। अब क्या हुआ, ये हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, है ना। आगे बढ़ते हुए 1916 में बैटल ऑफ सॉम में इनके एक लेग इंजरी हो गई, और 1918 में गैस की वजह से आई इंजरी हो गई। तो हिटलर की, अगर और लोगों को नहीं पता, एक आंख नकली थी, वो पुतली लगाते थे वो अपनी आंख में। लेकिन इस पोजीशन पे रहते हुए भी आर्मी के उनको आयरन क्रॉस मिला था, फर्स्ट और सेकंड क्लास आयरन क्रॉस, विच इज़ इतनी लो लेवल रैंक में आर्मी में बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आयरन क्रॉस मिला आपको। भारतीय हैं भाई, अंदर से तो निकलेगा ही चाय पीते हुए, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। अब इनके कमांडर्स ने देखा कि भाई इस बंदे में कुछ तो है, इतनी छोटी रैंक पे है ये, भाई ब्रेवरी और लॉयल्टी के लिए इसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, और स्ट्रैटेजिक इनपुट्स इसके बहुत सॉलिड है, ही इज़ अ कॉम्बैट जीनियस। अब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई 1918 में, लेकिन हिटलर बहुत टूटा हुआ था। हिटलर वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल रिकवरिंग फ्रॉम हिज गैस इंजरीज। ही वॉज शॉक्ड, फटी भी अंदर से, इनरेज्ड, ज्यूज़ को ब्लेम करना शुरू किया, मार्क्सिस्ट को ब्लेम करना शुरू किया, उनको कहा ट्रेटर है, इनकी वजह से हम वॉर हारे हैं, ये साले कम्युनिस्ट होते हैं, ये कम्युनिस्ट हरवा रहे हैं हमें वॉर, ये ज्यूज़ हैं, इन ज्यूज़ की वजह से हम पीछे आ गए हैं, यही है असली गंदगी। और उस डिफीट को इन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट शेम ऑफ माई लाइफ। अब वॉर ख़त्म हुई, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है हर कंट्री में, और आफ्टर द वॉर हिटलर वॉज एमलेस, क्या करना है, कोई जॉब नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं। लेकिन आर्मी ने, चूँकि भाई ही वॉज अ वॉर हीरो काइंड ऑफ इंजरी हुई है, आप आँख की इंजरी हुई है, आँख गवा दी फौज के लिए, वॉर के लिए, मतलब अपनी कंट्री के लिए, टांग में चोट लग गई, तो ही वॉज स्टिल टेकन इन टू आर्मी, स्मॉल टास्क, छोटे मोटे, वही पियोनिक टास्क काइंड ऑफ। लेकिन इनका अब मुद्दा ये उठा कि भाई इसके अंदर स्ट्रैटेजिक इनपुट है, इसको एक स्पाई, एक जासूस भी बनाया जा सकता है। कैसा जासूस कि पॉलिटिकल ग्रुप्स में जाके ये देखेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहाँ से इसकी असली हिटलर की कैपेबिलिटी मिली, और वहाँ से हिटलर जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। वहाँ गए, वहाँ के जो लीडर्स वगैरह थे उनसे Q&A सेशन में हिटलर ने जब अपना सवाल उठाना शुरू किया और अपनी बात बतानी शुरू करी, तो वहाँ के लीडर्स ने देखा भाई इस बंदे में बात तो है, कुछ तो है। टिकट विकेट भी वहाँ से मिला इनको ज्वाइन करने का, उस ऑल टुगेदर अलग है। कभी हम फिर जर्मन आइडियलिज्म के ऊपर बात करेंगे, या जर्मन हिस्ट्री या फिलॉसफी के ऊपर बात करेंगे तो देखेंगे उसमें। तो बाद में वो घुसे जर्मन वर्कर पार्टी, और उसको बाद में इन्होंने नाज़ी पार्टी बना दिया।
तो यहाँ तक इतना समझ में आता है कि भाई कोई वॉर हीरो नहीं थे हिटलर. ही वॉज नॉट एन एक्सेप्शन, ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल गाय. कभी उन्होंने ट्रूप्स नहीं लीड करी, लेकिन एक कहते हैं ना आग, वर्ल्ड वॉर 1 में जो उस बंदे में आग जली, ऐसी रेज आई दैट मेड हिम इनटू अ विलन. उस आग ने इन्हें पावरफुल नहीं बनाया बट डेंजरस बनाया. एंड दिस इज़ वाई बिकमिंग डेंजरस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. जॉर्डन पीटरसन के मुंह से सुना होगा, बिकम अ मॉन्स्टर, बिकम डेंजरस एंड देन कंट्रोल इट. इसलिए ज़्यादातर मर्द आज की डेट पे वीक रह जाते हैं, पुअर रह जाते हैं, डिपेंडेंट रह जाते हैं. कोई पर्पस नहीं भाई, ये चल रही है जो ज़िंदगी चल रही है. तो अगर इफ़ यू वांट टू एस्केप दैट, बिकम अ डेंजरस फकिंग ह्यूमन बीइंग जो भेद दे सामने वाले को. सो गो जॉइन माई फराज खान वाला चैनल, विच इज़ वेयर आई शेयर. यहाँ पे जो चीज़ें शेयर नहीं कर पाता हूँ वहाँ करता हूँ. रॉ अनकट फॉर्मेट में रहता है वो, कि हाउ यू कैन सी योर पर्पस. एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैन बन सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हो, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट आई टीच. बिकॉज मैं कोई मल्टी बिलियनियर नहीं हूँ. आई जस्ट कैन टीच यू एंड गाइड यू हाउ टू बिकम अ गुड मैन, अ बेटर मैन, राइज अबव मीडियोक्रिटी. तो जाओ उसको सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में रहेगा चैनल का लिंक, या मेरे मेन चैनल पेज पे इस चैनल के मिल जाएगा आपको. अब यहाँ आते हैं हिटलर पावर में. हम लोग अगर यहाँ पे ले लें कि भैया हिटलर पूरी तरीके से पावर में आ गए हैं, कैसे आए हैं और कैसे दबदबा अपना बनाया. अभी तक हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं भाई. तुम लोगों को चाहिए था कि पूरा अल्टीमेट लेक्चर टाइप्स बनाया जाए, तो पूरा बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं. तो हाउ हिटलर केम टू पावर अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो जर्मनी, अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी लेके चलें तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 लूज़ करती है. कंट्री के अंदर एक माहौल बन गया है ह्यूमिलिएशन का, बेइज्जती का, एक गुस्सा अंदर में गुस्सा भरा हुआ है, एक डिफीट, हार. और ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो आई थी, या ट्रीटी ऑफ वर्से बोलना चाहे फ्रेंच में, उसने फोर्स कर दिया कि ये पैसा अपनी जेब से निकालें, ज़मीनें खो दी, और ब्लेम अपने ऊपर जर्मनी को लेना पड़ा. बहुत बड़ी बेइज्जती. यहाँ पे वाइमार रिपब्लिक फॉर्म होता है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ सिस्टम, या डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट विद वेरी कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम. पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है नहीं. लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेस हैं, एंग्री हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं. एक तो साले हम लोग वॉर भी हारे, इन हराम ज़ादों की वजह से हमारी बेइज्जती हुई, नाक कटी. हराम ज़ादे इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, कुछ भी हो सकता था जिसको भी वो लोग मानते थे. और हम लोग ना नौकरी है, ना खाने को पैसा, एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. वहाँ हिटलर ने देखा मौका है, वहाँ भेदेंगे भाई, वहाँ भेदेंगे. छोटी सी पार्टी, नाजी पार्टी ऑफ जर्मनी, नाजी पार्टी के साथ शुरुआत हुई. एक पहली बार ओरेटर आया उस आग के साथ, जिस आग की ज़रूरत थी जर्मनी को. देखे होगा हिटलर की स्पीचेस, हाथ उठने वाला था. हाथ नहीं उठना चाहिए भाई, भी गलत, फिर कैंसिल हो जाएंगे हम. ही प्रॉमिस टू मेक जर्मनी स्ट्रॉन्ग अगेन, हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. ब्लेम उठा के डाल दिया जूस पे, कम्युनिस्ट पे, ट्रीटी ऑफ वर्सेल पे, कि भाई ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो है उसको राम भाड़ मत समझो, ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है. ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, रोड पे आ गए लोग, डेस्परेट है कहीं से एक रोटी मिल जाए. और वहाँ एक मसीहा आता है, मसाया आता है हिटलर के रूप में, कि मैं जर्मनी का भाग्य बदलूँगा. एक थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, एक थे हिटलर. बुरी हालत हो रही है. और यहाँ से छोटी सी पार्टी जो नाजी पार्टी थी, बिगेस्ट पार्टी बन जाती है जर्मनी की. फट के सबकी 4 के 64. 1932 में ये पार्टी जीतती है, मेजॉरिटी से नहीं बट मोस्ट सीट्स इन पार्लियामेंट. बहुमत पूरी तरीके से कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हिटलर हाथ पैर मारते मारते जर्मनी का चांसलर बन जाता है 1933 में, स्टिल लीगली. यहाँ से काया पलट जर्मनी का पूरा शुरू होता है. रिश्तैग फायर जिसको बोला जाता है, फरवरी 1933 में. कॉल ऑफ ड्यूटी जिसने खेला होगा सबसे पहला वाला शायद, उसमें भी ये इसके ऊपर एक मिशन था या क्या था, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ. तो जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग थी वो जल जाती है जर्मनी में, मेन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग विद हिस्टोरिक एविडेंसेस एंड हिस्टोरिक
इम्पोर्टेंस, क्रेडिबिलिटी, हिटलर ने क्या किया, पॉलिटिक्स हैं भाई, पॉलिटिकल, थोड़ा इधर हो जाए हम, पॉलिटिकल लीडर हैं, फ़ायदा कैसे नहीं उठाएं। कम्युनिस्ट ने करवाया भाई। कम्युनिस्ट लोग नहीं चाहते जर्मनी आगे बढ़े, पार्लियामेंट को देखो जला दिया, जितनी किताबें थी सब जला दी, और वहाँ पे हिटलर ने मौका ढूंढा, इमरजेंसी लॉज पुश करने का पुश कर दिया। सारे सिविल राइट्स हटा दिए गए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, सब कुछ ख़त्म, अरेस्ट शुरू हो गए। ट्रकों में भर भर के भाई, उस टाइम पे तुम फोटोज़ देखोगे, डॉक्यूमेंट्री देखोगे, ट्रकों में भर भर के आते थे फौजी और लेके जा रहे हैं भर भर के। फिर आया द इनेबलिंग एक्ट मार्च 1933 में। हिटलर को पूरी पावर मिल गई कि भाई वो चाहे तो कोई भी लॉ पास कर सकता है। आप समझो, पार्लियामेंट बिकेम यूजलेस, कोई पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी वो ख़त्म, डेमोक्रेसी वॉज ऑफिशियली ओवर, क्योंकि हिटलर ने बनाया इस तरीके से था ना, बुना इस तरीके से था अपना स्वेटर कि बेकार है, डेमोक्रेसी अपने आप में ही बेकार है। और यहाँ से नाजी डिक्टेटरशिप शुरू हुआ, सारी पार्टीज़ को बैन कर दिया गया। आप मीडिया ले लें, स्कूल ले लें, पुलिस ले लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन ले लें, सबको नाजी ऑर्डर्स फॉलो करने। और जूस को ऑफिशियली पहली बार क्रिटिसाइज़ किया गया और एनिमी ऑफ द स्टेट, एनिमी ऑफ द कंट्री कहा गया, उनको जेल कर दिया गया और मारना शुरू किया। और वर्ल्ड, दुनिया चुपचाप देखती रही। और हिटलर ने ये जो फियर था, अपना फियर, जो हम आगे पढ़ेंगे, उनकी जो फिलॉसफी ऑफ फ्यूरर थी, माँ फ्यूरर लोग करते थे, उस फियर ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया, फुल कंट्रोल ले लिया। कोई कूप नहीं कर सकता था, कोई रेवोल्यूशन नहीं कर सकता था। एक स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी शुरू हो गई। अब लेसन इससे ये था कि हिटलर को पावर तो लीगली दी गई थी, हिटलर लीगली पावर में आए थे, बट आने के बाद फियर, लाइज, फियर मॉन्गरिंग, प्रोपोगंडा, मीडिया ख़रीद ली, मीडिया के थ्रू गंदगी और जहर घोलना, है ना, लोगों में जहर घोलना। ये भाई मैं डायरेक्टली नहीं मारना शुरू करूँगा, मैं सबसे पहले लोगों को भड़काऊँगा थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स, मीडिया, रिपोर्ट्स, उल्टी सीधी चीज़ें, एंड एमरजेंसीज लगाऊंगा टू टेक फुल कंट्रोल। डेमोक्रेसी उस वक्त पे ये मत समझो कि मर गई एक दिन में, वो स्टेप बाय स्टेप ख़त्म होती गई। और जूस से इतनी चिढ़ क्योंकि जूस वेर वेरी प्रोमिनेंट, ज़्यादातर नोबेल प्राइज़ जर्मनी में जूस को मिलते थे, पॉलिटिकल लीडर्स जूस थे, तुम ये समझो कि अमीर लोग जूस थे, पैसा जूस के हाथ में था, दिमाग जूस के पास था, तो एक चिढ़ थी अंदर में, सब कुछ जूस, हमारा सब कुछ खा रहे हैं। तो ये एक रीज़न था, एंड दिस वाज द राइज ऑफ हिटलर। अब यहाँ पे हिटलर के एक गॉड फादर थे, जिसको हिटलर ने खुद का भाग्य विधाता या फिर जर्मनी का भाग्य विधाता, गॉड फादर बना लिया था। और ही वॉज नन अदर दैन द मोस्ट टॉक फिलोसफर ऑन आवर चैनल ऑल्सो, फ्रीडरिख विल्हेम नीचा, नीचा बाबा। और नीचा इसलिए भी फेमस हुए थे बिकॉज पीपल थॉट कि ये फ़िलासफ़र है जिसकी वजह से हिटलर ने इतने बड़े बड़े कांड करे। तो आज चलो जिन लोगों को भ्रम है वो भी तोड़ देते हैं कि भाई ऐसा था क्या या नहीं था, क्या फ्रीडरिख नीचा ने हिटलर को इंस्पायर किया था या नहीं किया था। अब अगर हम पूछें इंस्पायर किया तो मैं कहूँगा हाँ किया तो था, लेकिन इसमें एक समझ लो कैवियाट है, मतलब इसमें एक छुपी हुई चीज़ है। वो क्या छुपी हुई चीज़ है उसको समझ लेते हैं। तो नीचे का जो इन्फ्लुएंस था हिटलर के ऊपर, वो शुरुआत हुआ ऊबरमेंश के कॉन्सेप्ट से, विच इज़ सुपरमैन। मैंने बहुत लेक्चर्स बना रखे हैं नीचे के ऊपर, जाके देख सकते हो। और जो लोग पूछते हैं कि भाई मैं इतना क्यों नीचा को चाटता हूँ, इसलिए चाटता हूँ क्योंकि एक ट्रू मैन, जो उनकी चीज़ें हैं अलग अलग, लेट से मिसोजिनी हो गई, उनकी बाकी की चीज़ें जो उन्होंने कांड करे, उसको अगर हम साइड रखते हैं, क्योंकि हर इंसान का पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है, एक ट्रू मैन कैसे बना जाए उसके ऊपर वो बहुत बात करते थे। एक बेहतर इंसान, बेहतर मर्द, बेहतर औरत कैसे बना जाए बात करते हैं। तभी मैंने अपना फराज खान वाला चैनल उसी वजह से बनाया है। मास्टर क्लास में मैं जो चीज़ें बताता हूँ उसी से रिलेटेड बताता हूँ कि हाउ यू कैन एक्चुअली अर्न
अर्न योर लाइफ, नॉट जस्ट मनी, बिकम वेल्थी, नॉट ओनली रिच, रिच मतलब पैसा होना, वेल्दी मतलब सब कुछ होना, जनरॉसिटी, खुशहाली, फाइनेंशियल फ्रीडम, एबल टू इन्जॉय योर लाइफ, एबल टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो वो वहाँ पे समझाया हुआ है. अभी जो इनका उबरमेंस का कॉन्सेप्ट है विच इज़ सुपरमैन, नीचे ने बहुत बार सुपरमैन के बारे में बात करी. एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी एंटिटी जो कि हर्ड मेंटालिटी से ऊपर है. हर्ड मेंटालिटी मतलब भेड़ चाल, और उनके लिए भेड़ चाल का मतलब था क्रिश्चियनिटी, है ना. क्रिश्चियन मॉरल्स, क्रिश्चियन एथिक्स की बहुत कमज़ोर बना देते हैं ये आपको, स्लेव मोरालिटी में पढ़ा देते हैं. और एक ओवरमेंच वो है जो ऊपर उठता है और अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता है, अपने मॉरल्स खुद बनाता है. तो ये था इनका ओवरमेंच का कॉन्सेप्ट. हिटलर भैया ने इसको कर दिया ट्विस्ट, और इस ओवरमेंच को इक्वेट कर दिया मास्टर रेस, मास्टर मोरालिटी से, कि भाई साहब हम लोग मास्टर रेस है, जर्मन साहब मास्टर रेस. और जर्मन्स में पर्टिकुलरली आर्यन समाज जो है, हम लोग तो मेंट टू डोमिनेट है, हमारी आंखें ऐसी हैं, बाल ऐसी है. बल्कि खुद हिटलर की ज़्यादा हाइट थी नहीं. ही वॉज नॉट अ वेरी एस्टाउंडिंग मैस्कुलिन फिगर, बट उसकी आवाज़ में, उसकी बातचीत में इतनी पावर थी कि लोग सम्मोहित तो हो ही जाते थे. रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हम देख लें. तो भैया बात ऐसी है, एक मूवी बनी हिटलर की प्रोपोगंडा मूवी, कि बादलों से उतरते हुए एक हवाई जहाज़ आ रहा है. जैसे नीचे ने अपनी किताब 10 पोक ज़राथुस्त्रा में दिखाया था कि ज़राथुस्त्रा पहाड़ों से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं, लोगों में ज्ञान बांटने. ऐसी हिटलर ने अपनी प्रोपोगंडा मूवी बनाई कि पहाड़ों से उतरते हुए हिटलर नीचे आ रहा है अपनी शिप, उसमें शिप बोल रहा हूँ, स्टार वॉर्स बना दिया. अपनी फ्लाइट में, प्लेन में हवाई जहाज़ उतरी और वो हिटलर बाहर निकला, ओवरमेंच, जैसे ज़राथुस्त्रा निकले थे केव से. वही कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ट्विस्ट कर दिया. यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को जो ट्विस्ट किया था हिटलर ने, विच वॉज विल टू पावर. नीचे का कहना था कि एक लाइफ अफर्मिंग फोर्स है जो इंसान को अपने बेस्ट वर्जन में बनाती है, विच इज़ द विल टू पावर. एक इनर फोर्स जो आपको ग्रोथ के तरफ, डेवलपमेंट के तरफ, डोमिनेंस के तरफ, ओवरकमिंग के तरफ लेके जाती है, दैट इज़ विल टू पावर. हिटलर का काम सुन लिया, डोमिनेंस. हाँ भाई, आर्यंस आर मेंट टू डोमिनेट. हमें परमिशन नहीं चाहिए वायलेंस क्रिएट करने की, हम वायलेंस क्रिएट करेंगे. पावर सीज करी जाती है, पावर मांगी नहीं जाती. पावर मांगना और पावर सीज करने में फ़र्क है. पावर मांगना कुड बी वायलेंट, कुड नॉट बी वायलेंट, पीसफुली भी हो सकती है. जैसे महात्मा गांधी पावर पीसफुली सत्याग्रह के थ्रू मांगी, हिटलर ने कहा हम अटेन करेंगे, हम सीज करेंगे. तो पावर लेनी है, एक और इनका कॉन्सेप्ट घुमा दिया. फिर यहाँ पे नीचे का क्रिटिसिज्म था डेमोक्रेसी की तरफ, कि भाई डेमोक्रेसी वीक और एवरेज लोगों को सपोर्ट करता है, अनपढ़ जाहिलों को सपोर्ट करता है. स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल दूर रह जाते हैं, है ना. इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी में ज़्यादातर लोग जो वोट करने वाले हैं वो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ हैं. सो दे डू नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चूजिंग अ लीडर एंड दे माइट चूज अ रॉन्ग लीडर. और जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो एक छोटी सी क्रीम है, वो ऊपर ही रह जाती है. इसी कॉन्सेप्ट को सोक्रेटिस ने भी और प्लेटो ने भी बहुत ज़्यादा इसकी निंदा करी थी डेमोक्रेसी की. मैंने इसके ऊपर भी लेक्चर बनाया हुआ है, तो वो जाके आप देख सकते हैं. ध्रुव राठी रिलेटेड कुछ लेक्चर है, वो जाके आप देख सकते हैं. तो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के ऊपर इन्होंने, नीचे ने अपना चयन किया, और इसी का इस्तेमाल नाजी लोगों ने किया अटैक करने के लिए. एक लिबरल डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट को अटैक करने के लिए किया कि हम एक अथॉरिटेरियन रूल लाएंगे. क्योंकि ये चीज़ें डेमोक्रेसी में सही नहीं है, और इस वजह से डेमोक्रेसी ख़राब हो रही है. भाई अब तो और दिक्कत वाली बात हो गई कि भाई अथॉरिटेरियन रूल आएगा, इक्वालिटी हटाओ, एक सिंगल पार्टी भी छोड़ो, एक सिंगल इंसान के थ्रू सब कुछ जाएगा. विच वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूरर, वन स्ट्रॉन्ग फ्यूरर, जिसको हिटलर अपने आप को बोलते थे कि भाई आई एम द फ्यूरर. भाई लग गई. फिर नीचे का कहना था हर्ड मेंटालिटी, कि भाई भेड़ चाल में रह के मत रहो, ख़त्म हो जाओगे. सोसाइटी के रूल आंख बंद करके अगर फॉलो करोगे, मास वैल्यूज़ को फॉलो करोगे तो ख़त्म हो जाओगे. नाजी ने उसको यूज़ किया, बोला ये ह्यूमैनिटेरियन कुछ नहीं होता, सब बेकार है. एलीट लीडरशिप लाओ, मारो ज्यूज़ को, मारो. अगेन ट्विस्ट कर दिया. 5वां, डेथ ऑफ गॉड एंड मॉरल कोलैप्स, जिसकी वजह से नीचे फेमस है द डेथ ऑफ गॉड.
गॉड इज़ डेड जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रीडरिक नीचा का, कि मतलब ट्रेडिशनल या रिलीजियस मोरालिटी कोलैप्स कर गई है क्योंकि हम लोग साइंटिफिक एडवांसमेंट अप्लाई कर रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट अपना रहे हैं, तो ये ख़त्म होता जा रहा है। तो गॉड तो तुम अपने हाथों से मार रहे हो, ये था नीचा का मतलब। हिटलर नाजीज ने क्या कहा कि भाई ये मौका है, यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि गॉड इज़ अब डेड। तो गॉड जो स्पेस भर के रखा हुआ था वो स्पेस अब खाली हो गई है, ऑब्वियसली स्पेस वहाँ पे जगह बन गई है। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, नाजी वैल्यूज़ पुश करेंगे। चूँकि गॉड इज़ डेड, गॉड नहीं बैठा है देखने के लिए वायलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो नाजी वैल्यूज़, रेस, ब्लड, स्ट्रेंथ, इसके ऊपर फ़ायदा उठाया हिटलर ने। फिर नाजी थिंकर्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया नीचा का। नीचा नेवर सपोर्टेड एंटी सेमिटिज़म, मतलब एंटी जूइश आइडियोलॉजीज़ या रेसिज्म उनमें कभी नहीं था। और नीचा एक तरीके से हेट ही करते थे जर्मन नेशनलिज्म। यार क्या है, क्या से क्या बन गए हो तुम लोग। बट नाजी सपोर्टर्स एल्फ्रेड बॉमलर जैसे जो सेलेक्टिव कुछ थिंकर्स हैं, उन्होंने नीचा को स्पेसिफिकली इस तरीके से कोट किया जैसे वो नाजी फ्रेंडली लगे, कि भाई नाजी फ्रेंडली है नीचा, तो देखो हमारा गॉड फादर नाजी फ्रेंडली है, और हालत ख़राब होने लग गई। हिटलर ने खुद भी नीचा का काम पढ़ा, और हिटलर ने क्या नाम है नीचा के समझ लो मैसेजेस को, स्टाइल्स को अपनी स्पीच में भी ओरेट करने की कोशिश करी कि भाई देखो शब्द नीचा के हैं, मतलब लिखे हुए शब्द नीचा के हैं, बस हम तो उनको बता रहे हैं। ही ऑल्सो विजिटेड नीचा आर्काइव जो वाइमार में है नीचा आर्काइव, और अपनी एक तस्वीर भी खिंचवाई। एक तरफ नीचा है, फ्रीडरिक नीचा, एक तरफ हिटलर है, हिटलर का बस जो नीचा का जो बस था, जो मुंह होता है ना उसका स्टैचू टाइप, पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म दिखाने के लिए। देखो दिस इज़ द मैन द मिथ द लेजेंड, MS धोनी निकलने वाला था मुंह से। नीचा की सिस्टर ने भी ना बहुत करप्शन किया पूरी तरीके से करप्ट कर दी थी नीचा की इमेज, क्योंकि नीचा आखिरी वक्त पे अपने जब उनको पूरी तरीके से ही वॉज बेड रिडन, तो वो अपनी किताब जब लिख रहे थे पागलपन में जाने से पहले, विल टू पावर, वो पूरी नहीं कर पाए। उसके अंदर आज की डेट पे भी उसकी अगर जो रियल हार्ड कॉपी है जिसको पब्लिश कभी नहीं हुई, उसके ऊपर वो अपना किताब लिख रहे हैं, किताब में लिखते लिखते अपना टू डू लिस्ट लिखने लग गए, क्या क्या सामान लाना है, ब्रश लाना है, टूथपेस्ट लाना है, सब लिखने लग गए। तो पागलपन, अपना मास्टरपीस वर्क पे वो इंसान अपने लिखत पे, जहाँ वो लिख रहे थे नहीं सॉलिड फिलॉसफी, वहाँ पे वो लिख रहे अपनी आज क्या क्या सामान लाना है। तो नीचा की सिस्टर ने एलिजाबेथ, इन्होंने बहुत ज़्यादा घुमा दी फिलॉसफी, एंड शी वॉज अ नाजी सपोर्टर। अपनी फिलॉसफी उसमें डाल दी, मना किया गया ना कि ये काम मत करो, ये काम ठीक नज़र नहीं आ रहा, इसका ठीक लोगों के ऊपर इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई किया। और सिस्टर ने, उनके साथ भी एक फ़ोटो है हिटलर की, कि नीचा की जो बहन है वो हिटलर को नीचा की वॉकिंग स्टिक दे रही है। तो एक ब्रांड बन गया नीचा, जर्मन स्ट्रेंथ और डेस्टिनी का एक ब्रांड बना लिया गया। डिस्पाइट उनकी रियल फ़िलासफ़ीज़ बहुत ही अलग थी, उनकी रियल फ़िलासफ़ीज़ कहती कुछ और थी। और अगर नीचा आज की डेट पे ज़िंदा होते हैं, हिटलर के टाइम पे भी ज़िंदा होते, तो खूब गाली दे होती, बिकॉज ही वॉज एंटी अथॉरिटेरियन, कि एक अथॉरिटी कभी नहीं होनी चाहिए। एंटी सेमिटिज़म को हेट करते थे, और ख़ुद नीचा ने अपने मुंह से अपनी राइटिंग्स में स्टेट वर्शिप को गाली दी थी। जिस दिन देश में अंधभक्त बन गए, उस दिन वो देश ख़राब हो गया। और हिटलर के टाइम पे यही हो रहा था, हिटलर को अपना गॉड फादर बना लिया था लोगों ने, और जो बक रहा था उसकी बात सुन रहे थे। नीचा के शब्द ऐसे मानो जैसे एक शरीर से दिल उखाड़ लिया गया, उस तरीके से हिटलर ने नीचा के शब्द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाए, समझ लो अब्यूज़ किया, टोटल अब्यूज़। और दैट इज़ वॉट डिस्ट्रॉयड नीचा's philosophy and made Nazi regime very strong। तो असल में ऑल इन ऑल नीचा कभी नहीं चाहते थे कि उनकी फ़िलासफ़ीज़ इस तरीके से बर्बाद हो, लेकिन हिटलर ने वो बर्बादी कर दी, और उस वजह से नीचा की बहुत बदनामी हुई। बाद में स्कॉलर्स ने उसको बताया कि नहीं ऐसा था नहीं, ये था, इस वजह से
नीचा की इमेज वाइट वॉश वापस हो गई, बट हिटलर को जो ख़राब करना था भैया उसने ख़राब कर ही दिया। अब पार्ट 3 में हम लोग आ जाते हैं हिटलर की क्या फ़िलासफ़ीज़ थी, खुद की फ़िलासफ़ी। अभी तक तो हम समझ रहे थे क्या शेप किया, क्या इन्फ्लुएंस किया, इसकी खुद की क्या क्या फ़िलासफ़ीज़ थी। सबसे पहला तो इनका था बिलीफ इन रेशियल हायरार्की, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को ऊपर समझना। हम लोगों ने 6th-7th में था शायद हिस्ट्री में, जो CBSE वाले थे, NCERT में था, हिटलर की आइडियोलॉजीज़ के ऊपर कि क्या आर्यन जो इन लोगों का आर्यन समाज अपने आप को समझता था कि भाई आर्यन रेस वाले ब्लॉन्ड होते हैं, बाल ब्लॉन्ड होते हैं, उनके सुनहरे बाल होते हैं, गोरी चमड़ी होती है, आंखें नीले रंग की होती है, तो ये सब कुछ चीज़ें थी। और हिटलर का ये मानना था कि हर रेस इक्वल नहीं होती, कोई रेस किसी और रेस से सुपीरियर होती है। और इसको बहुत फिलोसफर्स ने भी आगे एक्सप्लॉइट किया था। मैंने एक लेक्चर बनाया था रिसेंटली, ज़्यादा लोगों ने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, विच वॉज द मोस्ट रेसिस्ट फिलोसफर एवर, जूलियस एवोला, बट ही वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल रेसिज्म काइंड ऑफ फिलोसफर। बट ये जर्मन्स को जो हिटलर थे कहते थे बायोलॉजिकली हम लोग ऊपर हैं, हमारा अंदर हमारा DNA ही ऐसा बना हुआ है कि हम लोग बाकी लोगों से ऊपर रहते हैं, हम लोग मास्टर रेस हैं, हम लोग का काम है दूसरों के ऊपर रूल करना। ये जूज़ या रोमा जो जिप्सीज़ होते हैं, स्लाव्स और ब्लैक लोगों को रेशली इन्फीरियर देखते थे कि ये हमसे निचली जाति के हैं। और इनका जो कॉन्सेप्ट था सोशल उसके तरह था, मतलब कि एक सोशल हायरार्की तो मेंटेन करनी है, बट एक सोशल डार्विनिज़म भी इनकी फ़िलासफ़ी में आप देख सकते हो। डार्विन क्या कहते थे, एक बायोलॉजिकल डार्विनिज़म अगर हम कहें तो विच इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो इन्होंने कहा सोशल डार्विनिज़म विच इज़ सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट रेस, फिटेस्ट रेस। और द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस क्या है, वो आर्यन रेस है, उसको हमेशा सर्वाइव करना चाहिए। नाजी साइंटिस्ट ने फेक साइंस का इस्तेमाल करके कि भाई जो आर्यन समाज के लोग होते हैं, आर्यन रेस के लोग होते हैं, उनका स्कल का लेंथ ऐसा होता है, उनके बाल ऐसे होते हैं, उनकी स्किन ऐसी होती है, तो साइंटिफिकली भी वो लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह रेसिज्म को प्रूव कर सके कि इसलिए हम लोग ऊपर हैं। ये सब आइडियाज़ ना सिर्फ पब्लिकली बताए जा रहे थे, बट स्कूलों में पढ़ाए जा रहे थे, कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे थे, पूरा समझ लो माइंड लोगों का प्रिपेयर करा जा रहा था वॉर के लिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के अंदर ये जहर घोला जा रहा था कि क्या होता है रेसिज्म। फिर आए नुरम्बर्ग लॉ आया। नुरम्बर्ग लॉ ने जूज़ और आर्यंस के बीच में मैरिज बैन कर दी कि अगर ऐसी कोई मैरिज हुई तो भाई साहब बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर एक आया यूजेनिक्स प्रोग्राम, जिसमें डिसेबल्ड लोगों को मास स्टेरिलाइजेशन शुरू कर दिया, मतलब मास में भरी तादाद में मारना शुरू कर दिया, फोर्सफुली, ये भी नहीं परमिशन लेके, फोर्सफुली। और नाजी ये सब करके अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करते थे साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, क्योंकि वो किस पे बिलीव करते थे, एक रेशियल ऑर्डर पे बिलीव करते थे, एक रेशियल हायरार्की पे बिलीव करते थे कि हम तो ऊपर हैं। तो ये फ़िलॉसफी हर इंसान के अंदर घोल घोल के डाली गई कि हम तो रेशियली ऊपर हैं, हम तो रेशियली सुपीरियर हैं, और अगर हम नहीं एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर तो नीचे सब कुछ भाई साहब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इनकी जो फिलॉसफी थी विच वॉज हेट्रेड ऑफ ज्यूज़, जो कि हिटलर का कोर है, ज़्यादातर लोगों को इसी के बारे में पता है। एंटी सेमिटिज़म की फ़िलॉसफी ये होती है। हिटलर ज्यूज़ को सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं डिसलाइक करते थे कि उनका रिलीजन है, मोसेस ने ये कहा, ये वो, बट ज्यूज़ को वो एक सेपरेट ईविल एंटिटी की तरह देखते थे, अपने आप में ही ईविल है। ये कहते थे जूइश ब्लड जो होता है ना वो गंदा होता है, ख़राब होता है, अनचेंजेबल होता है, ख़तरनाक होता है, खूंखार होता है, ख़त्म कर देगा। और वर्ल्ड वॉर 1 में जो जर्मनी हारा वो इसलिए हारा क्योंकि जूस थे उसके अंदर, जूस की वजह से ये सब हुआ। कम्युनिस्ट की वजह से ये सब, बहुत ज़्यादातर कम्युनिस्ट लोग जूस होते हैं, ये कह के इन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया। और इनके प्रोपेगेंडा में ये वर्ड्स इस्तेमाल करे जाते थे, जूस को बोला जाता था डीविल, शैतान, पैरासाइट, कीड़े, कॉकरोच, जहर, ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये इतना जहर घोल दिया गया कि विद टाइम लॉज जब अप्लाई हुए तो जूस स्कूल से हटा दिए गए, जर्मन स्कूल से, ऑफिस से हटा दिए गए, पब्लिक लाइफ उनकी ख़त्म कर दी गई, दुकानों में नहीं जा सकते थे। और 1938 में
मॉब्स बन गए। अगर मैं यहाँ पे लूँ, मैं यहाँ पे या तो नीचे डाल दूँगा, मॉब्स डिस्ट्रॉय करने लग गए जूस को। जूस के घर स्कूलों में घुस जाते थे, जू बच्चों को निकाल निकाल के मारते थे, पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाते थे। एक अच्छा माहौल चल रहा है भाई, जूस का ऑल जूस स्कूल भी है, अचानक से ट्रक दिखी, नाजी आर्मी की ट्रक दिखी, आया, उठाया, बच्चों को डाला, कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे ले गए। और यही जो हेट्रेड था हिटलर के अंदर, यही गया हॉलोकॉस्ट की तरफ। हॉलोकॉस्ट मतलब मास मर्डरिंग। 6 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 60, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 60 लाख जूस, ये नंबर और भी ज़्यादा बताया जाता है, 1 करोड़ से ऊपर बताया जाता है, मर्डर करे गए, मारा गया उन्हें। स्पेसिफिक घेटोस बनाए गए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, लेबर कैंप्स, गैस चेम्बर्स, एरियाज बनाए गए। एक घेटो रहेगा, वहाँ पे सारे रहेंगे। एक लेबर कैंप रहेगा जहाँ पे जो काम कर सकता है उससे मजदूरी करी जाएगी। और एक और कैंप रहेगा जहाँ पे ले जाके सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसी हालत हो गई कि भाई ये लोग तो निचले जाति के लोग हैं, इनकी रेस ही निचली है, इनसे निचला काम कराओ। फिर इनकी फ़िलॉसफी आती है नेशनलिज्म और जर्मन ग्रेटनेस की। इनको ये लगता था, हिटलर को ये लगता था कि जर्मनी को बहुत अनफेयरली ट्रीट किया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो थे, हमारे मुंह पे एक तमाचा था, नेशनल शेम था, वो नेशनल बेइज्जती थी, बेइज्जत करा था हम लोगों को, जर्मन लोगों को। हम जर्मन लोग किसी से नहीं दबते और हमें हमारी इतनी गंदी बेइज्जती। और चूँकि हिटलर ने प्रॉमिस किया कि मैं लाऊंगा जर्मन प्राइड, पावर, ताकत लाऊंगा, ग्रेटनेस, जिस चीज़ के लिए जर्मनी माना जाता था, याद किया जाता था, मैं वापस लाऊंगा। तो लोगों को लगा हाँ भाई कोई तो है हमारा देवत जो हमें बता रहा है ये सब होगा। डेमोक्रेटिक लीडर्स को इन्होंने ब्लेम किया कि भाई ये डेमोक्रेटिक लीडर्स घबराते हैं, झुक जाते हैं, जनता के सामने झुक जाते हैं। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है जूस। इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा हिटलर ने। पूरी तरीके से वर्साइल की रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसको रोक दी, मतलब इन्होंने इग्नोर किया और अपनी मिलिट्री बनानी शुरू करी। अपने मिलिट्री में सेक्ट्स बनाने शुरू करे, गेस्टापो, एसएस, ये सब। ऑस्ट्रिया को वापस से हड़पने की उन्होंने कोशिश करी कि भाई ऑस्ट्रिया को वापस से लेंगे। धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू करा कि भाई जर्मन ग्रेटनेस चाहिए, सबके ऊपर कब्जा करो, हर जगह आर्यन होने चाहिए। और ये चीज़ जर्मन ने सपोर्ट करी। जब जर्मनी के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नुकसान है। सबके मुंह पे इन्होंने हिटलर ने एक पंक्ति चढ़वा दी थी, विच वॉज जर्मनी विल राइज अगेन, फिर से जर्मनी उठेगा। तो क्या कर सकते हैं आप। आगे इनकी एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में घुसने से पहले एक छोटी सी कहानी। ये इसको बोलते थे, एक ऑर्डर इन्होंने पास किया था हिटलर ने, जिसको ये बोलता था कॉमिसार ऑर्डर, मतलब कमिश्नर का ऑर्डर है। सोवियत यूनियन, मतलब बिफोर, जब जर्मनी सोवियत यूनियन पे हमला करने वाला था 1941 में, हिटलर ने कहा था, एक कमांड दिया था कि हर सोवियत सोल्जर को मार देना है, चाहे वो सरेंडर करे नहीं करे, मार देना है, विच इज़ अ वॉर क्राइम। अगर सामने से आपके दुश्मन ने सरेंडर कर दिया तो यू कैन नॉट किल दैट पर्सन, वॉर क्राइम। और अभी वॉर क्राइम का सबसे बड़ा एग्जांपल आप इजराइल पैलेस्टीन में देख सकते हैं, इजराइल ईरान में देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन में देख सकते हैं। कोई नहीं, कोई उसमें कोई ट्रायल नहीं है, कोई मर्सी नहीं है। यही हुआ था उस वक्त। तो हिटलर ने कहा बस मार दो उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वो लोग कम्युनिस्ट हैं, सारे रशियंस कम्युनिस्ट हैं, और जर्मन सोल्जर ने उनके ऑर्डर फॉलो करे। थाउजेंड्स ऑफ सोवियत कमिश्नर्स, इनको पॉइंट ब्लैंक पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। दे वर अनआर्म्ड, हैंड्स अप, हाथ ऊपर हैं, फेंसिंग की तरफ उनकी कमर है, उनको मारा गया, वो भी खोपड़ी पे, सर के पीछे। फिल्में बनी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। एंड दिस वॉज द अल्टीमेट वॉर क्राइम। क्यों? क्योंकि हिटलर को लगता था कि कम्युनिस्ट इंसान नहीं होता, कम्युनिस्ट तोड़ना चाहता है। और कम्युनिस्ट एक बीमारी है, कम्युनिज्म एक बीमारी है जो कि सबको जला के खाक कर देगी, इसलिए कम्युनिस्ट लोगों को मारो। तो जो इनका एंटी कम्युनिज्म प्रोपोगंडा था, जो कि हिटलर जूइश कॉन्स्पिरेसी समझते थे कि कम्युनिज्म इज़ जूइश कॉन्स्पिरेसी। कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिक एंगेल्स, इनके ऊपर भी लेक्चर बनाए जाके।
ये नेशंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो अनडिजर्विंग लोग हैं उनके हाथ में सब कुछ दे देना चाहते हैं। ख़त्म है दुनिया। इसको इन्होंने जूडियो बॉल्शेविज्म कहा। अपने हेट्रेड ऑफ जूस को और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को एक साथ मिला दिया। और जो रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 हुआ था उसको इन्होंने कहा कि एक जूइश प्लॉट था। जू हर दुनिया के हर हिस्से पे कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो भी रशिया में हुआ एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट की तरह हुआ। और ये इन्होंने अपना नाजी लोगों ने रीज़न दिया कि इस वजह से क्योंकि जूस करवा रहे हैं और कम्युनिज़्म अपने में गंदा है और जूस और कम्युनिज़्म एक साथ मिल जाएंगे तो और ख़राब होगा, तो हम लोग सोवियत यूनियन पे जाएंगे, हमला करेंगे और उसको अपने कब्ज़े में ले लेंगे। यहीं से हॉलोकॉस्ट शुरू हुआ। और ये फियर लोगों में आने लग गया कि भाई ये जो रशियन स्टाइल रेवोल्यूशन था चूँकि जूस की वजह से हुआ था, तो जर्मनी में भी हो सकता है। तो पब्लिक भी सपोर्ट करने लग गई, एलिट भी सपोर्ट करने लग गए, और वहाँ पे शुरुआत हुई पहला नाजी कैंप फॉर कंसंट्रेशन कैंप फॉर कम्युनिस्ट, की कम्युनिस्ट को अलग से रखा जाएगा। और जब ये सोवियत यूनियन पर अटैक भी कर रहे थे तो हिटलर ने इसको कहा वॉर अगेंस्ट जूइश बॉल्शेविक्स, कि भाई हमारा मुद्दा ही ये है कि कम्युनिज़्म को ख़त्म कर दो, क्योंकि भाई जूस है उसमें। और इनको पता था कि कम्युनिज़्म वैसे तो बहुत प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी है नहीं, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है नहीं, इसके ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे फेलियर ऑफ कम्युनिज़्म पे। बट व्हाट ही वांटेड टू डू वाज, वो नहीं चाहता था हिटलर की लोगों के जूस तक के हाथ में पावर आए। असल में पावर अपने हाथ में ही वो रखना चाहता था, क्योंकि उसने अपने जर्मन्स को भी मारा ना। वो बस एक शील्ड यूज़ कर रहा था आर्यन समाज की, आर्यन रेस की, अपने प्रोपोगंडा को फैलाने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए एक और इसकी फ़िलासफ़ी थी विच वॉज फ्यूरर प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है, फ्यूरर प्रिंसिपल। हिटलर ने सीधा कहा भाई डेमोक्रेसी वीक है, लोगों को डिवाइड कर देती है, एक्शन को डिले करती है, बहुत स्लो, इसके थ्रू जाएगा उसके थ्रू जाएगा, 10 कागज़ पास होंगे, 15 बिल पास होंगे, तब जाके बोला तो बोला, हाँ तो हाँ, ना तो ना, पास नहीं हुआ। हिटलर ने कहा कि जर्मनी को एक लीडर चाहिए, पावरफुल लीडर चाहिए, उसमें कोई डिबेट नहीं, एक ही लीडर होगा। यहाँ ही इंट्रोड्यूस द फ्यूरर प्रिंसिप करके कॉन्सेप्ट था। हिटलर ही डिसाइड करेगा और कोई उससे सवाल नहीं पूछेगा, हिटलर ही द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस प्रोपोगंडा ने हिटलर को एक हीरोइक फिगर बना दिया। मिशन वैलकरी, टॉम क्रूज़ की अगर कोई जो फिल्म है वो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें उसमें ये झलक देखने को मिलेगी कि हिटलर का कितना खौफ था। मिशन वैलकरी देख लो तुम। एक और थी वाइट एंड ब्लैक फिल्म थी बहुत फेमस, मैं भूल गया कौन सी फिल्म थी, तूने देखी थी ना भाई, जूस को जो मारा था, उसमें वाइट एंड ब्लैक फिल्म थी, देखा था तूने? ऑस्कर मिला हुआ है उसको, टॉप 10 फिल्म में आती है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, किसी को होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना। मिशन वैलकरी, थोड़ा सा अगर तुम्हें कॉमेडिक वर्जन उसका देखना है तो इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, क्विंटन टैरेंटिनो, ब्रैड पिट मूवी है, वो भी देख सकते हो। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज़ भी है उसके अंदर, अच्छी एक्टिंग। तो थोड़ा सा वो डार्क सैटारिकल कॉमेडी टाइप जाती है इनग्लोरियस बास्टर्ड, बट ये सब फिल्में हैं। इसमें दिखेगा कि हिटलर का क्या डर था, एक हीरोइक फिगर की तरह देखा जाता था। हर पॉलिटिकल पार्टी तो बैन हो गई थी, एक अकेला था हिटलर जो रूल कर रहा था, भाई सबके ऊपर एक अकेला राजा रूल करेगा। जर्मन्स को ये सिखा दिया गया था विदाउट डाउट, ये तुम्हारा हाथ उठने वाला है, माँ फ्यूरर है, उसको फॉलो करना है आँख बंद करके। यही थी इनकी आइडियोलॉजी की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक जगदाता होगा, एक फादर फिगर होगा, उसके पीछे पूरी दुनिया रिवॉल्व करेगी। फिर वॉर एंड एक्सपेंशन की फ़िलासफ़ी, लेविन्सक्रॉम देख लेना जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। हिटलर का ये मानना था कि जर्मनी इतने छोटे से ज़मीन की पट्टी पे नहीं रह सकता, जर्मनी को और स्पेस चाहिए, जिसको इन्होंने लिविंग स्पेस बोला, और स्पेस चाहिए। पूरा ईस्टर्न यूरोप हिटलर कॉन्कर करना चाहता था, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया, सब कुछ अपने अंदर। और ये जो स्लाव्स थे जो इस एरिया में जितने रहते थे, उनको ये इन्फीरियर मानते थे कि भाई इन्फीरियर है, या तो इन्हें हटाओ, या तो इनसे गुलामी करवाओ, या तो इन्हें मार दो। और नाज़ी लोगों ने प्लान किया था
पूरा प्लानिंग थी 30 मिलियन स्लाव्स को हटाने की, मारने की, जो भी करना है करवाओ। 30 मिलियन, कितना बड़ा नंबर हो गया, दिमाग फट जाने वाली बात। 3 करोड़ के आसपास ये मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और हिटलर ने कहा कि भाई ब्रिटिशर्स को देखो, यूएस कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ये सब देखो क्या भाई साहब, इन्होंने अपने कॉलोनियल रूल से दुनिया पे राज किया। पोर्चुगीज़, फ्रेंच एग्जाम्पल लेते थे और बोला कि ऐसे ही जर्मनी भी करेगा। ये 18वीं 17वीं 16वीं शताब्दी में इन लोगों ने किया था, 20वीं शताब्दी में हम करेंगे। और इन्होंने प्रोपोगंडा इस लेवल तक फैला दिया था कि सबके दिमाग में ये चीज़ डाल दी, जर्मन्स के और आसपास के लोगों के, कि भाई वॉर तो ज़रूरी है। अगर आर्यन रेस को सर्वाइव, अब तो जर्मनी की भी बात नहीं थी, बस आर्यन रेस की बात थी कि आर्यन रेस को सर्वाइव करवाना है तो वॉर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए 7वें नंबर पे अगर हम ले तो इनका जो प्रोपोगंडा और कंट्रोल की जो फिलॉसफी थी ना, वो सबसे सॉलिड थी। एक इंसान था जोसेफ गॉयबल्स करके, उसने पूरा मीडिया कंट्रोल किया हुआ था, न्यूज़, फिल्म, रेडियो, बुक। मैं जो लेक्चर बनाया था रिसेंटली सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर, उसमें बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड की किताबें तक जला दी थी क्योंकि ही वॉज अ ज्यू। सारी ऐसी चीज़ें जो नॉन आर्यन थी सब कुछ बैन कर दिया, सब कुछ जलाना शुरू कर दिया। ये प्रोपोगंडा था। पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए, फिल्म बननी शुरू हो गई जिसमें सिर्फ हिटलर को ऊपर दिखाया, हिटलर को दिखाया कि ये तुम्हारा मसीहा है, ये तुम्हारा सेवियर है। और उसमें हेट्रेड ज्यूज़ के खिलाफ, ज्यूज़ को सेग्रीगेट करके हर बुरा कैरेक्टर ज्यू। बच्चों की जर्मन किताबों में रेसिज्म सिखाया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि ज्यूज़ पॉइजनस है, ज्यूज़ डेंजरस है। हिटलर यूथ बनाया गया फॉर बॉयज़ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स बनाया गया जिसमें लॉयल नाजी बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। रेस साइंस से कोई मतलब नहीं, मेन साइंस से अपनी रेसिज्म के ऊपर साइंस बताई गई कि दिस इज़ व्हाट दिस इज़। तुम्हारे फ्यूरर के ये साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं, ऐसे सेग्रीगेशन क्रिएट करना, ये साइंस है, उनको फॉलो करो। और प्रोपोगंडा इस हद तक बढ़ चुका था कि लोगों ने जूस को इंसानों की तरह देखना छोड़ ही दिया था। क्या होगा इससे? वायलेंस और आसान हो जाएगा। जर्मन्स ने नाजी मैसेजेस रोज़ अपने अंदर लेने शुरू कर दिए, ये है नाजिज़म, ये है। कोई अपोजिंग वॉइस थी नहीं, ऑपोजिशन पूरी तरह से ख़त्म था, बस जहर घोला जा रहा था कि हमारा एक देश एक रेस, ये कॉन्सेप्ट, और सब हटाओ, सब तुम्हारे दुश्मन हैं। जोक भी नहीं बना सकते थे हिटलर के ऊपर, थोड़ा सा भी जोक बनाया अरेस्ट हो जाते थे या उसके घर में घुस कर गुंडागर्दी करी जाती थी। तो ऑल इन ऑल हिटलर की फ़िलॉसफी बहुत सिंपल थी। उनका कहना था भाई साहब, पावर बिलोंग्स टू द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक मस्ट पेरिश। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने इस चीज़ को विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ले लिया और इग्नोर भी कर दिया। अगर इसको रेशियल लेवल पे देखो तो बहुत गलत था, बट अगर इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो हर इंसान में एक वीक मैन होता है, एक वीक मर्द होता है, एक मर्द बच्चा होता है। बहुत लोग उस शेल को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाते हैं, बेहतर नहीं बन पाते, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, एंड उसका फ़ायदा उठाया जाता है। लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उस वीक मैन को तोड़ देते हैं। तो यू नीड टू बी ए स्ट्रॉन्ग मैन। एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए अपने अराउंड कि लोग तुम्हें कुचल ना पाए, तुम्हारी फैमिली तुमसे खुश है, तुम अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो उसके लिए यू शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, फाइनेंशियली एंड सोशली। एंड उसी के लिए मेरी मास्टर क्लास है। जिसको मजाक लगता है, जिसको लगता है कि कोर्स बेचने वाला है, ठीक है, वो सोचने वाले सोच सकते हैं, बट माई मास्टर क्लास हैज़ हेल्प हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मास्टर क्लास जाओ, कम्युनिटी ज्वाइन करो, देखो। उसके अंदर बहुत लाइव एक्टिविटीज़ भी आने वाली हैं, प्लान्स में है। तो लाइव स्ट्रीम्स वगैरह भी होंगे एक्सक्लूसिवली फॉर द पीपल हु गेट इट। तो नीचे जाओ, कोई कोड दिखेगा, डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना, एंड यू कैन गेट हैंड्स ऑन दैट, एंड पीपल आर चेंजिंग देयर लाइव्स। जाओ, कम्युनिटी ज्वाइन करो, खुद पता लगेगा तुम्हें। तो ऑल इन ऑल हिटलर बिलीव लाइफ वॉज अ रेशियल वॉर, एक वॉर की तरह है।
मर्सी वॉज वीकनेस, काइंड ऑफ मर्सी वॉज वीकनेस एंड इक्वालिटी वॉज अ लाई। वायलेंस नेचर का एक तरीके से लॉ है। हेटरेट को उन्होंने साइंस की तरह दिखाया, मर्डर को नेशनल ड्यूटी बना दिया और नेशन के पेन को जेनोसाइड में बदल दिया। तो दिस वॉज इट। हिटलर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। एंड हमें उनकी फ़िलॉसफी से क्या सीखने को मिलता है कि इंडिविजुअल लेवल पे एक अच्छा माइंडसेट तुमको बहुत बड़ी जगहों तक पहुंचा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर। बट अगर उसका गलत इस्तेमाल किया तो ये हो सकता है। हिटलर की बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, बहुत कहते हैं ज़िंदा बच गया, बहुत कहते हैं अर्जेंटीना में एक और नाज़ी एक छोटा सा क्लैन बन गया था। आज की डेट पे भी वहाँ पे लोग दिखाते हैं कि नाज़ी ट्रेसेस मिल जाएंगे आपको अर्जेंटीना वगैरह में, ही रैन देयर। बट क्या कह सकते हैं। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। जाइए आप मास्टर क्लास देखिए, लुत्फ़ उठाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। चलो भैया।